हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 17 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे, आप जिस दिनांक पर पढ़ाने के लिए जाएंगे उस दिनांक के यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों को भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक परिस्थितियों का मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव स्पष्ट करना। उसका चौथा पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि शिक्षक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों बढ़ती हुई जनसंख्या को समझ पाएंगे। उसका दूसरा पॉइंट है छात्रों जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्रों आयु संरचना ब्रीथ चार्ट के रूप में दर्शा सकेंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों आयु संरचना को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न जो है किसी भी पाठ्य योजना का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट जो है 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें जो है क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे, उसका छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न करते हैं हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलती है, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पेड़ पौधे से, ठीक है। छात्र छात्रा जो उत्तर दे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पेड़ पौधे, तो दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक करेंगे पेड़ पौधे क्यों काटे जाते हैं, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं खाली स्तन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं खाली स्थानों को जरूरत क्यों पड़ रही है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं जनसंख्या वृद्धि, ठीक है।
यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए, जनसंख्या वृद्धि, जो कि हमारा प्रकरण था। ठीक है, अब प्रकरण आने के बाद छात्र अध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला संक्षेप वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या को बाढ़ की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए हेडिंग देंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, उसका पहला पॉइंट लिखेंगे जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला संक्षेप वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है जनसंख्या एक कैसी प्रक्रिया है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं परिवर्तनशील प्रक्रिया। ठीक है, उसका छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं जनसंख्या परिवर्तन की 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। हेडिंग देंगे जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, उसका पहला पॉइंट लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रक्रिया, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रवास के प्रकार, पहला है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक कौन सा है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं प्रवास। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे
इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, किसी देश के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या क्या बताता है। तो छात्र छात्रा इसका क्या उत्तर देंगे। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे और मौन रहेंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आयु संरचना और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला, बच्चे 15 वर्ष से कम। दूसरा, वयस्क यानी कि 15 से 59 वर्ष। उसका तीसरा पॉइंट है वृद्ध यानी कि 59 वर्ष से अधिक। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकता है। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है। उसका छात्र छात्र क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे और श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए आयु संरचना हेडिंग देंगे, उसका लिखेंगे किसी राष्ट्र की आबादी को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बच्चे, दूसरा है वयस्क और तीसरा है वृद्ध। ठीक है। उसके बाद बच्चों को चार्ट पेपर के माध्यम से या श्यामपट कार्य पर चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। तो लिखेंगे आयु संरचना। तो देखिए ये वाला जो भाग है ये वयस्क के लिए है, 58.7% जो है वयस्क के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वृद्ध है 6.9%। ठीक है। और बच्चे हैं 34.4%। ठीक है। अब वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, किसी राष्ट्र की आबादी को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 3 वर्गों में। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, किसी देश के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या क्या बताता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं आयु संरचना। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, पहला बच्चे, दूसरा वयस्क और तीसरा वृद्ध। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन की किन्हीं 2 प्रक्रिया को बताएं। और तीसरा प्रश्न करते हैं, आयु संरचना किसे कहते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और उन्हें अभ्यास के बाद क्या डाउट आ रहा है। ये अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, किसी राष्ट्र की आबादी को कितने वर्गों में बांटा जाता है, विस्तार पूर्वक बताएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।